हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अनिल सचदेवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीरीजर्स क्लब। हम सीरीजर्स के जीवन में दो बड़ी चुनौतियां होती हैं। जब हम अपनी जिंदगी के सेकंड इनिंग में पहुंचते हैं तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है हमारा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, उसे कैसे बनाए रखा जाए, और दूसरा है फिनेंस मैनेजमेंट। हमारे पास जो भी हमारा जमा किया हुआ पैसा, धन है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करें कि आने वाले समय में हमें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो स्वास्थ्य के बारे में तो हम एक अलग से वीडियो देखेंगे, पर आज हम बात करते हैं फिनेंस मैनेजमेंट के बारे में। आज हमारे साथ हैं मिस पूजा खेत्रपाल, जो फिनेंस के एरिया में पिछले 20 साल से काम कर रही हैं। उन्होंने फिनेंस और मीडिया के कई बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के अंदर एक ऊंचे स्तर पर काम किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि हमारे लिए, सीनियर्स के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पूजा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। जी नमस्कार। आपको का सबसे पहले बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। तो आज हमें आप थोड़ा और ज्ञान दीजिए कि हम हमारी एज के अंदर सीनियर्स को क्या क्या देखना चाहिए ताकि फाइनेंस के लिए हमें दूसरों पर निर्भर ना होकर एक आत्मनिर्भर बने। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए, फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है ये? जी, जी। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया इस चैनल पे। ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने बाकी वीडियोस भी आपके देखे हैं, बहुत ही रेलेवेंट है। इनफैक्ट मैंने भी जो मेरी फैमिली में सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ शेयर करा है। और काफी वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं आपकी वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक यू, आपने मुझे इन्वाइट किया आज अपने चैनल पे। तो आप कह रहे थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, जी। राइट? सो फाइनेंशियल प्लानिंग हर लेवल पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, स्पेशली सीनियर्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर आप फिफ्टीज में हैं, जो कि आप धीरे धीरे आपको लग रहा है कि रिटायरमेंट पास आ रही है, या आप 60, 65, 70 के हैं, रिटायर हो चुके हैं, जी। उस टाइम पर भी आपके बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों की शादियां अभी भी बाकी हो सकता है आपका इंटरनेशनल वेकेशन जिसके बारे में आप हमेशा से सोचते आ रहे हैं, वो अभी तक ना हुआ हो। तो इस सब के लिए सेविंग करना और फिर उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना इस फाइनेंशियल प्लानिंग। थोड़ी सी 1 से 2% की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस में बहुत फर्क आ जाता है कि आपका फाइनल अमाउंट जो है वो कितना बन के आता है। जी। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए काफी जरूरी ओके। आमतौर पे आता है जो रिटायरमेंट के समय पर ना, जो खासकर जो जॉब से रिटायर होते हैं तो उनको एक मुश्त काफी अमाउंट मिलता है, और उनको है। जी समझ में नहीं आता कि उसको किस जगह पर कहाँ कहाँ लगाया जाए ताकि उसमें से जी रेगुलर रिटर्न आती रहे और हमारे को वो आ, आत्मनिर्भर बनाए। जी बिल्कुल। बताइए उसके सो बारे में। जी जी। तो यूजुअली एक लमसम अमाउंट मिलता है आपको। तो आपका जो पीएफ रहता है, ग्रेचुटी रहता है, लीव एनकैशमेंट रहता है, वो मोटा अमाउंट रहता है। तो उस टाइम पे जो पैसा मिलता है उसमें एकदम से काफी सारे सीनियर जो है वो सोचते हैं कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करें। तो फर्स्ट टेंडेंसी यही होती है कि आप सारा पैसा उठाया, एफडी में डाल दिया, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में डाल दिया। तो यूजुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे और भी एवेन्यूज है जिसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आज की डेट में एफडीज भी अगर आप देखें तो 6 से 7 से 8% से ऊपर रिटर्न नहीं देती हैं। जी। इतना तो इन्फ्लेशन ही है। तो वो सारा पैसा जो है वो धीरे धीरे आपका खत्म होता जाता है। तो एफडीज हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं, उसमें ऑब्वियसली आपको ½ %, 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है बीइंग अ सीनियर सिटीजन। उसके अलावा कॉर्पोरेट एफडीज भी होती है, जैसे कि श्री राम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एफडी है, जो कि काफी हाईली AAA रेटेड होती है। जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे क्राइसिल वगैरह, उनको AAA रेटिंग देते हैं, तो वहां पर भी आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि काफी हद तक सेफ होते हैं और उनका रिटर्न जो होता है वो एफडी से काफी ज्यादा होता है, कोई 10 से 12% के बीच में इनका रिटर्न आता है। फिर जो पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ पैसा आप अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पोता पोती के लिए रखना चाहते हैं, उस टाइम पर आप वो पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाएं, लेकिन अच्छी कंपनीज के, एक जैसे एक रिलायंस, एक जैसे मिनट। इंफोसिस। हाँ, एक, सॉरी, एक मिनट, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अभी आपने बताया कि कॉर्पोरेट्स में
कुछ ऐसे एफडीज होती है हम कर सकते हैं, तो क्या वहां पर रिस्क नहीं होता उसके अंदर जमा करना? क्योंकि बैंक में तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है तो कोई दिक्कत होती नहीं है, गवर्नमेंट आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो ऐसी कंपनियों को क्या होता है, जैसे आपने श्री राम ट्रांसपोर्ट बताया? जी 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 बिल्कुल। तो ये जैसे मैंने बताया कि क्राइसिल नाम से रेटिंग एजेंसी है, आईसीआरए नाम से गवर्नमेंट की रेटिंग एजेंसीज हैं अच्छा। जो इनको रेट करती हैं, बहुत हाईली रेट करती हैं, जो ट्रिपल ए जो हाईएस्ट रेटिंग होती है उसमें रेट करती हैं। तो इसलिए रिस्क इनका बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आप देखें तो एफडीज बैंक में भी जो रखते हैं वो भी तो रिस्की हो सकती है ना, जैसे यस बैंक में रिसेंटली हुआ। तो जी। इनका रिस्क रेट जो है वो बैंक्स के बराबर होता है, पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देती है। अच्छा, ओके। आगे चलिए, आप कुछ बता रही थी, बताइए, आगे चलिए। हाँ। जी जी जी। और तो कहाँ कहाँ? बैलेंस्ड इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट इक्विटी फंड्स होते हैं, और ये सारे आप जो हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ओके। ये तो है उन लोगों का जो एक रेगुलर स्ट्रक्चर जॉब से रिटायर हुए हैं, उन लोगों जी का जी। क्या, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं हाँ जी। और हाँ दूसरे बिल्कुल। प्रोफेशनल्स हैं, उनका कैसे हो सकता है? तो आप विश्वास नहीं करेंगे सर कि मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को देखा है जिनकी इनकम बहुत अच्छी है पर उनका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बेकार है। वो सारा पैसा उनका एफडी अपनी सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, जैसे जैसे उनके पेटीएम्स में लाखों रुपए पड़े रहते हैं जो आते हैं। और कैश तो अब बिल्कुल खत्म ही हो गया है लॉकडाउन के बाद। तो वो बहुत ही खराब होते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। इसीलिए उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपके पास कोई लमसम अमाउंट हो, वो आप या तो पीपीएफ में डाल दीजिए, नहीं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी एनुटी स्कीम्स होती है, जैसे एक एलआईसी की एनुटी स्कीम है जिसका नाम जीवन शांति है। फिर एक ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की एनुटी स्कीम है। फिर नेशनल पेंशन स्कीम्स होती है, नेशनल पेंशन स्कीम्स में आप 65 की एज तक भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है। और वो आगे जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है गवर्नमेंट की, वो आगे बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, तो रिटर्न बहुत अच्छा होता है। और 65-70 के बाद जब आप काम करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो आपको पेंशन के रूप में वो सारा पैसा मंथ ऑन मंथ मिलता है। ओके, ठीक। तो ये जो आप क्या इन्वेस्टमेंट मिक्स हमें सजेस्ट करेंगे, कितना पैसा कहाँ डालना चाहिए, किस स्कीम में कितना लगाना चाहिए, कोई थोड़ा ब्रॉड आइडिया आप दे सकते हैं हमको? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होती है काफी लोगों के सामने, किसी को समझ नहीं आता, इसलिए वो कभी किसी ने कुछ बताया तो किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, किसी चीज के शेयर खरीद लिए। तो ये सिर्फ सीनियर्स के टाइम पे नहीं, ये हर एक लाइफ के हर पड़ाव पर ये क्वेश्चन आता है और हमें समझ नहीं आता कि कितना पैसा कहाँ लगाया जाए। तो जो रूल होता है, ग्लोबल रूल जो होता है, वैसे वो 100 माइनस एज, 100 माइनस आपकी जो एज है, वो रूल रहता है कि अगर आप 60 इयर्स के हैं तो मतलब आप 60% अपना पैसा एफडीज में लगाएं और बाकी 40% जो है आप रिस्की म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं रहता। इंडिया में थोड़ा ये फॉर्मूला काम नहीं आता है क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट ज्यादा नहीं रहती है रिटायरमेंट के बाद, जबकि बाकी कंट्रीज में गवर्नमेंट काफी हेल्थ और मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करती है। तो इंडिया में हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रिटायरमेंट के बाद 20 से 25% अपना जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। जैसे मैंने अभी बोला कि जो पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, वो पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी 60 की एज है तो 20 से 25% अपना जो अमाउंट है वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाएं। अबाउट 30-35% अपना बैलेंस फंड्स में या डेट फंड्स में लगाएं, और जो बाकी पैसा है वो एफडी की तरह रखें। एफडी में मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे एफडीज में जाने जिसमें आपको मंथली इनकम आती रहे, क्वार्टरली इंटरेस्ट आता रहे, मंथली इनकम आती रहे, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, आपको कहीं पर भी किसी भी चीज की कमी ना रहे, जहां आपको खर्चा करना है वहां आप नॉर्मल तरीके से खर्चा कर सकें। ओके, ठीक। अच्छा, दूसरा जो चैलेंज होता है हमारे लिए स्वास्थ्य से संबंधित, तो जी जी। उसमें उसमें हमको किस प्रकार का मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल कवर लेना चाहिए, ताकि हमको अगर भगवान ना करे कभी कोई जरूरत पड़ जाए किसी चीज की, तो हम कौन सी बिल्कुल। स्कीम हमारे लिए उचित रहती है, बताएंगे आप प्लीज? इंडिया में तो बहुत बहुत जरूरी है एक मेडिकल इंश्योरेंस होना, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। काफी और कंट्रीज हैं जहां पर गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन देती है, जैसे कनाडा हो गया, उसमें काफी अच्छा है, लेकिन वहां पर भी मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है।
तो अभी क्या रहता है कि यूजुअली हम लोग अपने 30s में 40s में हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, जो कि जाके 60s में एक्सपायर हो जाता है, जी 60-65 की एज में एक्सपायर हो जाता है। या फिर हमारे बच्चों के ऑफिस में हमारे इंश्योरेंस रहता है सीनियर सिटीजन का, और बच्चे कई बार जॉब चेंज कर लेते हैं, कंसल्टेंट बन जाते हैं, या जैसे आजकल है काफी टाइम पर उनके पास जॉब नहीं रहती, तो ये बहुत रिस्की टाइम होता है। उस टाइम पर अगर आपको किसी भी सीनियर्स को कोई प्रॉब्लम हुई, तो उस टाइम पे उनके पास कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, उसी टाइम पर आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे मेडिकल इंश्योरेंसेस हैं जो कि एक ज्यादा एज के अंदर भी आपको रिटर्न देते हैं, आपको इंश्योरेंस देते हैं। जैसे कि नेशनल वशिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी है, एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसी है जो कि 90 इयर्स तक आपको कवरेज देती है। ओरिएंटल इंश्योरेंस की पॉलिसी है, यूनाइटेड इंडिया का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, जिसके अंदर आयुष की जो ट्रीटमेंट्स होती है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होती है, वो भी कवर रहती है। तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस कराना मतलब जब तक आप हैं तब तक इंश्योरेंस में कवरेज होना बहुत बहुत जरूरी है। सो वो हर वक्त ध्यान देना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट सीनियर सिटीजन के लिए या उनका स्पाउस के मिलाकर 10 लाख का इंश्योरेंस तो होना बहुत जरूरी कोई ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम भी है जिसमें हमें दाखिल ना होना पड़े, रात को नाइट स्पेंड ना करनी पड़े और सुबह है। जाकर जी शाम जी में, जी जी, ऐसा भी कोई प्रोविजन होता है इनमें? बिल्कुल इनमें होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि डे की जो आपकी होती है स्कीम्स, वो पूरे करती है। जैसे कीमोथेरेपी वगैरह होती है जी जिसमें आपको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो काफी सारी इंश्योरेंस स्कीम्स वो डे की जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी कवर करती ओके गुड। है। जी, तो सब बहुत बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास पैसा इकट्ठा आया है तो किसी अगर आप खुद नहीं कर सकते, जैसे कई डॉक्टर्स हैं जिनको ज्यादा फाइनेंस के बारे में पता नहीं रहता है, तो उस टाइम पे आप कोई फाइनेंशियल प्लानर को भी हायर कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि फाइनेंशियल प्लानर्स कई बार उनकी अपनी कमीशन आ रही होती है बहुत सारे फंड से, तो जो जिनको आप जानते हैं या जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानर्स को आप हायर कीजिए। ओके ओके। हमारा अगला सवाल है कि आपने काफी कुछ बताया हमारे को, इसके बारे में और क्या क्या चीजें जो हमको ध्यान रखना चाहिए हमारी एज के ऊपर, और कुछ और कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे को प्लीज? काफी कुछ है, जैसे कि एक विल बनाना। इनफैक्ट मैं न्यूज़पेपर में उस दिन पढ़ रही थी कि जब कोविड की वजह से सब जगह पैनिक फैला हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो लीगल काम चल रहा था वो विल बनाने का चल रहा था। तो एक विल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में, और जब आप 50s में 60s में 70s में होते हैं तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप विल बना के रखें। फिर अपने बैंक अकाउंट्स चेक कीजिए, अपने सेविंग अकाउंट्स चेक कीजिए, म्यूचुअल फंड्स चेक कीजिए, अपनी पॉलिसीज चेक कीजिए, उसमें नॉमिनी आपने बनाया है कि नहीं बनाया। कई बार हम लोग नॉमिनी नहीं बनाते हैं, और उसके बाद डेथ के बाद जो आपके लीगल हियर्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। स्पेशली विमेन के केस में कई बार तो उनके अकाउंट्स जो होते हैं वो मेडन नेम पे, शादी से पहले के नेम पे चल रहे होते हैं, और उसका कोई प्रूफ नहीं रहता है उनके पास। पैन कार्ड चेंज हो गया, आधार कार्ड चेंज हो गया, वोटिंग कार्ड चेंज हो गया, कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं रहता है। तो उस टाइम पर जो लीगल हियर्स होते हैं, चाहे वो स्पाउस हो चाहे बच्चे हो, उनको बहुत मुश्किल रहती है वो पैसा निकालना। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को छोड़ देते हैं कि ठीक है अब नहीं निकल रहा है, तो वो सरकार के खाते में चला जाता है। तो बहुत जरूरी है नॉमिनी बनाना, कि आपके ये देखना एक बार सारा कि आपके नॉमिनीज है कि नहीं। फिर आपके जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उसके अगर आईडी पासवर्ड्स की एक जगह पर आप लिख कर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रख दीजिए, सेफ में रख दीजिए, ताकि वो बाद में ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सके आराम से, आपके अकाउंट से ऑनलाइन पैसा निकाला जा सके और अकाउंट क्लोज करा जा सके। तो थैंक यू वेरी मच पूजा जी, आपने हमको आज बहुत जानकारी दी, और हमको लगता जी है कि थैंक हमारे जितने सीनियर्स दोस्त हैं उन्हें काफी यूजफुल रहा होगा ये। थैंक यू वेरी मच, जी आपने हमको इतना गाइड किया, हमें पूरा विश्वास है उसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सीनियर्स क्लब मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आप सबके लिए तो मैं यही कहूंगी, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।